हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। चलिए आज हम बात करेंगे सेल की, और सेल क्या होते हैं इसको समझते हैं। हम कहेंगे वह उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं सेल कहलाते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में विद्युत अपघट्ट की बात की थी, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। चलिए, वह उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं सेल कहलाते हैं। सेल को हमने यहाँ पे दो भागों में वर्गीकृत किया है, दो टाइप से हम पढ़ेंगे। पहला है आपका विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा आपका है विद्युत अपघटनी सेल। अब हम बात करेंगे पहले विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो हम कहेंगे इस सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, और इस सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इस सेल में होने वाली रिडॉक्स अपक्रिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अब क्योंकि ये जो सेल है इसमें अपक्रियाएं होंगी, और वो जो क्रिया होगी वो होगी रिडॉक्स अपक्रिया, मतलब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, और ये जो क्रिया होगी वो स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली जो रासायनिक क्रिया होती है, रिडॉक्स होती है, और वे स्वतः होती है। ओके, और इस सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो यहां तक बात हो गई। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हम यहीं से इलेक्ट्रोड विभव की शुरुआत भी करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इसके बारे में मैंने लिख दिया है कि संपूर्ण चर्चा इलेक्ट्रोड विभव में करेंगे। ओके, अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल को, और इस पे जो संबंधित सवाल होंगे उनको करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? तो हम कहेंगे इस सेल में विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करके किसी विद्युत अपघट्ट के विलयनों को तत्वों एवं गैसों में विघटित किया जाता है। देखिए, इसके पहले बात करें कि जो हमने इसके पहले एक सेल पढ़ा विद्युत रासायनिक में, इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो वहीं हम इसकी बात करें तो विद्युत अपघटनी सेल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा हमें देनी होगी, और वो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज होगी? रासायनिक ऊर्जा में। हम इसका उल्टा कह सकते हैं। ओके, तो वो जो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होगा तो कुछ तत्व बनेंगे और कुछ गैस भी बनेंगे। तो ये चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते रहिए। विघटित करने की प्रक्रिया हमने यहाँ देखा कि विद्युत अपघटन कहलाती है। नाम अपघटन क्यों पड़ा? क्योंकि ये विघटित हो रहा है, ओके, टूट रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो विद्युत अपघट्ट के विलयन है उनमें जो तत्व हैं और गैस हैं उनका विघटन शुरू हो जाता है, वो अपघटित होने लगते हैं, और यही प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। इस सेल में होने वाली विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हम कहेंगे अस्वतः होती है। क्या होती है? अस्वतः। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल जो है ये कंपटीशन में बहुत आता है कि इसमें जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होती है? अस्वतः होती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो प्रक्रिया होती है वो स्वतः होती है विद्युत रासायनिक सेल में, और विद्युत अपघटनी सेल में जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी? अस्वतः होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। आइए सेल को समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक सेल बनाया है, ये है विद्युत अपघटनी सेल, और ये हमने एक पात्र लिया है और इसमें हमने भर दिया है विद्युत अपघट्ट का विलयन, और ये हमने दो इलेक्ट्रोड लिए जो कि प्लैटिनम के हैं। जो कि किसके हैं? प्लैटिनम के। दोनों इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के हैं। हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी है, यहाँ बैटरी जोड़ दी है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि जब हम बैटरी जोड़ देंगे तो एक तो बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा प्लस, एक बन जाएगा माइनस, क्योंकि बैटरी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होता ही है। जिसपे हम कहेंगे प्लस है वो एनोड कहलाएगा, जिसपे कहेंगे माइनस है वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। तो अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऊपर आपको समझाया है कुछ तत्वों और कुछ गैसों का निर्माण होता है, तो ये कैसे होगा? जब देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया NaCl। क्या ले लिया मैंने? NaCl। ये जो विद्युत अपघट्ट विलयन है हमने वहां लिया NaCl, तो Na पर क्या चार्ज आएगा? प्लस, और Cl पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। अब देखिए, जैसे हमने ये मान लो ये इसका जलीय विलयन है, ये इसमें घुला हुआ है, हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसमें बैटरी लगा दी। अब जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो क्या देखते हैं हम लोग? ये देखेंगे कि जो आपका
Na+ है, ये जो प्लस है वो कहाँ जाएगा, वो निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और जब ये सोडियम यहाँ जाएगा तो इस इलेक्ट्रोड पर ये जमता हुआ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर एक परत बना लेगा, ओके, और इसमें ये जम जाएगा, ओके। और जो माइनस आयन है वो कहाँ जाएंगे, प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखिए जो Cl- से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और जब इसके 2 अणु यहाँ आएंगे तो ये क्या बना लेगा, क्लोरीन बना लेगा, क्लोरीन गैस बना लेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस, और ये ऊपर जाएगी, निश्चित रूप से गैस है तो ऊपर जाएगी। तो इस इलेक्ट्रोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल रही है और इस इलेक्ट्रोड पर आपको क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है जो इस पर जमा हो रहा है। तो आपने देखा कि विद्युत अपघटन जब होता है तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है। दिमाग में ये माइंड सेटअप कर लीजिए कि जब भी बैटरी जोड़ा जाएगा तो उसके 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, जिस पर प्लस को एनोड कहेंगे, जिस पर माइनस को कैथोड कहेंगे। जब इसको विद्युत अपघट्य का विलयन में इसको डुबोएंगे, जो प्लस आवेश होंगे वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ और जो माइनस होंगे वो प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इस वजह से कुछ तत्व मिलेगा, कुछ गैस मिलेगी। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। वही एक चीज और, ये अस्वतः होती है। अस्वतः क्यों, और वो वाली स्वतः क्यों? ये अस्वतः इसलिए होती है कि भाई जब तक हम बैटरी नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम बाहर से उसको ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक ये कोई काम नहीं करेगा। देखिए स्वतः और अस्वतः की चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे भी बता दे रहा हूं, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो स्वतः होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ताप होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, तो आपको कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। जो नदियां होती हैं वो अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ स्वतः ही बहती रहती हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना है, ओके। इसी प्रकार आप देख सकते हैं झरना हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरेगा। तो ये जो प्राकृतिक वाले प्रक्रम है ये सारे कहलाते हैं स्वतः। और जब हम उसको कृत्रिम रूप से काम करें, जैसे मान लीजिए आपको आपकी छत पे जो टंकी है वहां पानी पहुंचाना है, तो आपको मोटर चलाना पड़ेगा ना। तो मोटर जब तक आप नहीं चलाएंगे तो पानी वहां कैसे जाएगा? तो हम कहेंगे ये प्रक्रिया स्वतः तो होगी नहीं, अपने आप तो नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे ये कैसी है, अस्वतः होगी। तो ये देखो, ये सवाल जो है ये पूछा जाता है आपसे कि स्वतः और अस्वतः। तो आपको याद रखना है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होगा इसमें रिडॉक्स अपक्रिया होती है और ये कैसी होती है, स्वतः। और हम बात करें विद्युत अपघटनीय सेल में, तो यहाँ पर क्या होता है, तत्वों और गैसों का विघटन किया जाता है और ये प्रक्रिया कैसी होती है, अस्वतः होती है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम क्रिया विधि की चर्चा इस समय कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा विद्युत अपघटन, उसकी क्या क्रिया विधि है, तो उसमें क्या क्या होता है मैंने थोड़ा समझाया आपको, एक बार इसको देख लीजिए। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक आयन है ना, धनात्मक आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। यह इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। इसी प्रकार ऋणात्मक आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। यह इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। तो मैंने जैसा कि चर्चा किया कि जो धनात्मक आयन होंगे वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, और वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, कैथोड। और जो ऋणात्मक आयन है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे और ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, एनोड। तो यहाँ पे हमने परिभाषा दी कैथोड और एनोड की। अब आप आगे आइए। अपने अपने इलेक्ट्रोडों पर पहुंचने के पश्चात ये निरावेशित हो जाएंगे और कुछ तत्व और कुछ गैसों का निर्माण करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि हमने वहां पे सोडियम को प्राप्त किया था एक इलेक्ट्रोड पर और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमने प्राप्त किया था क्लोरीन को, ओके। अब हम लोग विद्युत अपघटन पर ये सवाल, जैसे मान लीजिए आपने पूछ लिया सर हमने वहां पे NaCl इतना ग्राम मिलाया, तो अगर मैं इसमें धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करता हूं तो मुझे इस इलेक्ट्रोड पर कितना सोडियम मिलेगा। इसके पहले हमने जो चर्चा की थी आपने देखा था कि उसमें एक इलेक्ट्रोड पर सोडियम प्राप्त हो रहा था, एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही थी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर जब इसमें हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें इतने सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, तो कितना क्लोरीन गैस हमें मिलेगा, कितना हमें सोडियम मिलेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा विद्युत अपघटन का गणनात्मक विश्लेषण।
तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया का गणनात्मक विश्लेषण फैराडे की नियमों की सहायता से करेंगे। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, देखिए इसमें फैराडे ने हमको दो नियम दिए हैं इससे संबंधित। तो आज हम पहला नियम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ प्रथम नियम पे सवाल भी सारा करेंगे। तो आइए फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखते हैं। हम कहेंगे इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले तत्व या यौगिक का भार, ध्यान देना, का भार हम कहेंगे इस प्रक्रिया में प्रयुक्त आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। ओके, आवेश के मात्रा के समानुपाती। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए जो भी हमारा तत्व, इसमें सोडियम है, उसका जितना भी भार W प्राप्त होगा वो किस पर निर्भर करेगा, उस पे प्रयुक्त आवेश की मात्रा पर। तो जितना ज्यादा विद्युत धारा होगी उतनी ज्यादा आवेश की मात्रा होगी, और जितनी ज्यादा आवेश की मात्रा होगी ग्राम में भार हम कहेंगे उतना ही ज्यादा होगा। जैसा कि समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा और उसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, Z से। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझते हुए चलेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पे ये जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको हम Z से लिख रहे हैं और Z बराबर आपका हो जाएगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हमने किससे लिखा, E से। तुल्यांकी भार बटे 96,500। और आपको ये मालूम है तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। ओके, तो तुल्यांकी भार बराबर आपने पढ़ा हुआ है अणु भार या परमाणु भार, अणु भार या परमाणु भार बटे N फैक्टर। तो N फैक्टर की चर्चा हमने की हुई है सॉल्यूशन में। तो जब हमने विलियन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने इसकी चर्चा की है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको देख लीजिएगा। ओके, तो आइए हम बात करें N फैक्टर। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, अणु भार बटे N फैक्टर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो इस फार्मूले में, पहले वाले फार्मूले में हम Z का मान रखेंगे तो आ जाएगा W बराबर E/96। Z के स्थान पे क्या हो जाएगा, Z के स्थान पे हो जाएगा E/96,500। ओके, तो चूंकि हमें पता है कि Z बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बटे 96,500 इंटू Q, ये हमारा हो गया। अब हम यहीं से लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है Q बराबर होता है IT, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो I बराबर होता है Q/T, I बराबर होता है Q/T। तो यहां से आप बताइए Q बराबर क्या होगा, I गुणे T, जहां पे T क्या है, समय। किसमें है, समय सेकेंड में। ये बात याद रखिएगा। Q किसमें है, कूलाम में। तो I किस में होगा, एम्पियर में। मात्रा का है खेल होगी। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, अभी हम आगे सवाल करेंगे। जब भी आप ये मेरे लेक्चर को समझकर कोई भी सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सवाल में ध्यान देना होगा, कहीं जो आपका धारा है वो कहीं मिली एम्पियर में तो नहीं दिया है। अगर मिली में दिया होगा तो उसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे। सेकेंड जो समय है वो कहीं माइक्रो में नहीं दिया, कहीं एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया। जो कूलाम है ना, वो फैराडे में तो नहीं दिया। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम होना चाहिए, और हम कहेंगे समय सेकेंड में होना चाहिए, और जो धारा है वो आपका एम्पियर में होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो नया फार्मूला बन गया वो क्या बना, W बराबर E। अब हमने Q के स्थान पे क्या कर दिया, I गुणे T, तो हो गया W बराबर E गुणे I गुणे T बटे 96,500। यही आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो अगर कहीं भी नाम आता है फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं कि इलेक्ट्रोड पर कितना ग्राम हमें तत्व मिला है या यौगिक का भार कितना ग्राम मिला है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग को फैराडे का प्रथम नियम पता होना चाहिए। और फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये W बराबर क्या होगा, E गुणे I गुणे T बटे 96,500। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी अगर हम सवालों की बात करें तो सवालों की वैरायटी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, और उसमें हम लोग सवाल करेंगे इस फार्मूले पर भी सवाल करेंगे। और निश्चित रूप से सवाल इसके बहुत ही आसान रहेंगे, और आप याद रखिएगा कि आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। समझते हुए चलिए और जितना सिखा रहा हूँ सीखते हुए चलिए। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इस चैप्टर में महारत हासिल कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।